हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में पाचन तंत्र के अंतर्गत देखेंगे आज अग्नाशय और बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। अग्नाशय का मतलब पैंक्रियाज, अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो सबसे पहले अग्नाशय को देखते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। इसके बारे में है कि यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, पहली बड़ी ग्रंथि लीवर और दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। तो यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है जो एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बहिस्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। बहिस्रावी का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये दोनों ग्लैंड है, मिश्रित ग्लैंड है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो इसमें बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, इसमें से बहिस्रावी के रूप में इसमें से क्या निकलता है? एक ट्रिप्सिन निकलता है, इसके बाद एस्टीएप्सिन निकलता है, इसके बाद एमिलोप्सिन निकलता है। क्या क्या निकलता है? बहिस्रावी के रूप में यहाँ से निकलता है एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, एंजाइम है। इसके बाद एस्टीएप्सिन एंजाइम निकलता है, इसके बाद एमिलोप्सिन एंजाइम निकलता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में निकल गया। यह सब पाचक एंजाइम है, मतलब पचाने में मदद करता है, हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। सब भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने का काम करता है। ये जो एंजाइम देख रहे हैं, तीन ठो एंजाइम देख रहे हैं जो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में निकल रहा है, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, एस्टीएप्सिन एंजाइम है और एमिलोप्सिन एंजाइम है। यह क्या है? एक पाचक एंजाइम है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। और भोजन में क्या क्या पचता है? तो प्रोटीन को पचाना होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना होता है और वसा को पचाना होता है। तो ये तीनों को पचाने का काम सब करता है। अग्नाशय जो है, यह पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपिका जिसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं का बना होता है। अग्नाशय किस चीज़ का बना होता है? तो लैंगरहैंस द्वीपिका यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है, जिसमें तीन प्रकार की कोशिका पाया जाता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। एक अल्फा सेल, अल्फा कोशिका पाया जाता है, बीटा सेल मतलब बीटा कोशिका पाया जाता है और डेल्टा सेल यानी डेल्टा कोशिका पाया जाता है। अग्नाशय में किस तरह का? 3 तरह का कोशिका पाया जाता है। क्या है? अल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल पाया जाता है और डेल्टा सेल पाया जाता है। और इसके बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन कौन था? बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में उससे जो एंजाइम निकलता था, कौन कौन एंजाइम निकलता था? ट्रिप्सिन, एस्टीएप्सिन और एमिलोप्सिन था। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रवण होता है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में तो हो रहा था 3 तरह के हार्मोन का स्रवण, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रवण होता है, जिसमें होता है क्या? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है, इस सब सेल से अलग अलग हार्मोन निकलता है। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है? अल्फा सेल से, जैसे कि हम लोग देखे थे कि अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपिका का बना होता है और जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। कौन है? अल्फा सेल मतलब अल्फा कोशिका, बीटा सेल बीटा कोशिका और डेल्टा सेल या डेल्टा कोशिका पाया जाता है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में
अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जब काम करता है तो उस वहाँ जो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल है उस सबसे एंजाइम निकलता है। तो क्या है, अल्फा सेल से कौन निकलता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अल्फा सेल से निकलता है। यकृत के अग्नाशय के यानी पैंक्रियाज के अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यकृत मतलब लीवर में क्या करता है, कौन, ग्लूकागोन हार्मोन जो है यह यकृत में यानी लीवर में क्या करता है, तो ग्लाइकोजन जो होता है उसमें संचित रहता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, लेकिन इसमें जो है ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसको यकृत में मतलब लीवर में ग्लाइकोजन को प्रोत्साहित करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, यानी ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करता है। ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव के विरुद्ध काम करता है, इंसुलिन के उल्टा काम करता है। इंसुलिन जो काम करता है उसके विरोध में यह काम करता है। कौन करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन के विरुद्ध में काम करता है। यह अल्फा सेल से हो गया। अल्फा सेल से कौन निकल रहा था, ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहा था। बीटा सेल से क्या निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल जो होता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल से निकल रहा था ग्लूकागोन हार्मोन, जिसका काम क्या था, तो इसका काम था यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका काम था। और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भी वही काम करता है। यह क्या करता है, वह कर रहा था ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन बीटा सेल जो है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका उल्टा काम कर रहा है। अल्फा सेल कर रहा था, अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहा था वह हार्मोन क्या करता था, तो यकृत में मतलब लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। लेकिन बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है वह यकृत में, दोनों काम यकृत में ही करता है। वह यकृत में क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह कर रहा था ग्लूकागोन कर रहा था क्या, कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित। इंसुलिन कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी कमी से, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज का उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। मतलब ग्लूकोज नहीं पच पाता है, इंसुलिन ही ग्लूकोज को पचाता है। और इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तब उस स्थिति में क्या कहता है कि शुगर का बीमारी हो गया, चीनी का बीमारी हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, सब एक ही नाम है। तो जब रक्त में इंसुलिन हार्मोन कम जाता है तो इंसुलिन हार्मोन कमने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का उपापचय नहीं हो पाएगा, मतलब पच नहीं पाएगा, यानी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। और जो ही ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो रक्त में, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को तो पचा नहीं पाया तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगा। तो जो ही उसका मात्रा बढ़ेगा रक्त में तो क्या होगा, मधुमेह रोग होने की संभावना रहेगा, मतलब चीनी बढ़ जाएगा, हमारे रक्त में चीनी बढ़ जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम लोगों में डायबिटीज मिलेटस
डायबिटीज मिलेटस नामक रोग हो जाता है, जिसको कहा जाता है डायबिटीज, मधुमेह। तो उसका ओरिजिनल नाम क्या है? डायबिटीज मिलेटस नाम है, उसका ओरिजिनल नाम डायबिटीज मिलेटस उसको कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम लोगों में क्या हो जाता है? डायबिटीज मिलेटस नामक रोग हो जाता है। और एक होता है डायबिटीज इंसिपेडस, इंसिपेडस होता है, डायबिटीज इंसिपेडस होता है। तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपेडस जो होता है यह कहाँ से निकलने वाले? तो पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, तो उससे जो निकलने वाला वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, उसकी कमी से जब उसका कमी हो जाता है तो हम क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपेडस होता है। और इंसुलिन की कमी हो रहा था तब क्या? डायबिटीज मिलेटस हो रहा था, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। तो दो तरह का हो गया, क्या हो गया? एक डायबिटीज मिलेटस हो गया, एक डायबिटीज इंसिपेडस हो गया। डायबिटीज मिलेटस किसकी कमी से होता है? तो शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन कम जाता है, ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता है, ग्लूकोज का उपापचय नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज मिलेटस नामक रोग हो जाता है। इसके बाद डायबिटीज इंसिपेडस किससे होता है? तो यह होता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, उससे निकलने वाला एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। वह हार्मोन उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपेडस रोग हो जाता है। अब एक डेल्टा सेल है, अल्फा सेल देख लिए थे, बीटा सेल देख लिए थे, और बीटा सेल, इसके बाद डेल्टा सेल है। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेशन नामक हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टेशन नामक हार्मोन निकलता है कहाँ से? डेल्टा सेल से निकलता है, जो भोजन में स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है। एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है कौन? यह सोमैटोस्टेशन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के ही डेल्टा सेल से निकलता है। अग्नाशय के डेल्टा सेल से ही सोमैटोस्टेशन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन में स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है। तो अग्नाशय का 3 सेल है, एक अल्फा सेल है, दूसरा बीटा सेल है और तीसरा डेल्टा सेल है। अल्फा सेल से कौन हार्मोन निकल रहा था? ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहा था, जिसका काम क्या था? तो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में प्रोत्साहित कर रहा था। और यह हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करता है। एक बीटा सेल है, बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वहाँ से ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहा था अल्फा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में इसके उल्टा यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसकी कमी से उपापचय या ग्लूकोज का उपापचय मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेशन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन में स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है। अब इसके बाद एंजाइम जो निकल रहा था, क्या बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में 3 एंजाइम निकल रहा था। कौन? एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकल रहा था, स्ट्रेप्सिन एंजाइम निकल रहा था, और एमिलोप्सिन नामक एंजाइम। 3 तरह के एंजाइम जो निकल रहा था एंजाइम, वह अलग अलग एंजाइम है। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, इसका क्या काम है? तो यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह पॉलीपेप्टाइड होता है जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इसके बाद एमिलोप्सिन एंजाइम है। एमिलोप्सिन एंजाइम जो है, यह भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में एवं माल्टोज में तोड़ देता है। एमिलोप्सिन एंजाइम का क्या काम है? तो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को
एवं ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन है, या कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज एवं माल्टोज में तोड़ देता है। एमिलोप्सिन एंजाइम का क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज एवं माल्टोज में तोड़ देता है। इसके बाद तीसरा था क्या? स्ट्रेप्सिन था, स्ट्रेप्सिन एंजाइम। स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्या? यह पैसेकृत वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यह पैसेकृत वसा कल के वीडियो में बताए थे को क्या, जो पित्त रस होता है वह वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस पैसिकरण कहते हैं। तो वही जो पैसिकृत छोटे छोटे वसा के जो छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है, तो उसी टुकड़ा को कहते हैं पैसिकृत वसा को, और उसको क्या करता है? फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यानी छोटे छोटे टुकड़ा जो वसा का होता है उस वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। कौन? स्ट्रेप्सिन एंजाइम। तो 3 तरह का सेल हुआ और 3 तरह का एंजाइम हुआ। तो 3 तरह का एंजाइम जो था वह बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, और 3 तरह का सेल जो हुआ वह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम, एमिलोप्सिन एंजाइम और स्ट्रेप्सिन एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में इससे ये सब निकलता है, एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो ये हो गया। एक बार फिर से इसको देखते हैं। क्या हमारे शरीर में क्या है? अग्नाशय, यानी जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, यह हमारे शरीर की दूसरी सब बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब बहिस्रावी ग्रंथि है भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो क्या, अर्थात अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, स्ट्रेप्सिन एंजाइम और एमिलोप्सिन एंजाइम नामक पाचक एंजाइम निकलता है, जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को पचाने में काम करता है। वही ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है? यहाँ है ट्रिप्सिन एंजाइम, यहाँ है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है? यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है, जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं पेप्टोन को एनिमो एसिड में तोड़ता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। इसके बाद दूसरा है एमिलोप्सिन एंजाइम। एमिलोप्सिन एंजाइम है। यह एमिलोप्सिन एंजाइम जो है, यह भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज एवं माल्टोज में तोड़ता है। और तीसरा है स्ट्रेप्सिन एंजाइम है। यह पैसेकृत वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये क्या हो गया? एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जो 3 एंजाइम काम करता है, ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन और एमिलोप्सिन, इसका काम ये हो गया। और इसका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो हार्मोन काम करता है। जैसे अल्फा सेल से कौन ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और बीटा सेल से जो क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में यहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और तीसरा है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो एस्टोमेस्टेशन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन में स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है। तो ये हो गया अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। इसमें क्या होता है? यहाँ अपचे हुए भोजन द्रव अवस्था में पहुँचता है। जब जो भोजन नहीं पचता है, पचते जो बच जाता, अपचा हुआ भोजन जो बचता है वह यहाँ पहुँचता है। अपचे हुए भोजन द्रव अवस्था में, पानी की अवस्था में, पानी के साथ मिला हुआ
यह पहुंचता है बड़ी आंत में पहुंचता है। यह इस अपचे भोजन से पानी को अवशोषित कर लेता है। इसका काम क्या है? जो अपचे भोजन वहां पहुंचता है बड़ी आंत में, उससे पानी अवशोषित कर, उसका जो पानी होता है उसका अवशोषित कर लेता है। कौन? बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है। और जो बचता है वह अर्धशुष्क अवस्था में बदल जाता है। अब जब उसे पानी निकल गया तो अर्धशुष्क मतलब पानी उसमें बचा नहीं, तो अर्धशुष्क, आधा सूखा आधा भीजा मतलब अवस्था में बच जाता है। और अंत में रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं, जहाँ लैट्रिन जमा होता है उसको रेक्टम या मलाशय कहते हैं। तो मलाशय में जमा हो जाता है, जो अर्धशुष्क पदार्थ जो बचता है वो मलाशय में जमा होता है, जिसे जीव जंतु मल त्याग के रूप में समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देता है। जीव जंतु समय समय से जब उसको लैट्रिन लगा बाहर निकाल दिया। इसकी कुल लंबाई, यानी बड़ी आंत की कुल लंबाई कितना होता है? 5 फीट होता है। बड़ी आंत की कुल लंबाई कितना होता है? 5 फीट होता है। और इसे 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। बड़ी आंत 3 भाग में बांटा हुआ है। पहला हुआ सिकम, दूसरा हुआ कोलोन और तीसरा हुआ रेक्टम। सिकम जो है बड़ी आंत की सबसे छोटा भाग होता है। सिकम जो है बड़ी आंत के सबसे छोटा भाग। बड़ी आंत में 3 भाग जो हुआ, कौन हुआ? एक सिकम हुआ, एक कोलोन हुआ, एक रेक्टम हुआ। तो उसमें मतलब तीनों भाग में सबसे छोटा यही हो गया, कौन? सिकम हो गया। लेकिन शाकाहारी जंतु के तुलना में मांसाहारी जंतु जो होता है उसका सिकम थोड़ा बड़ा होता है। सिकम उसका किसका? मांसाहारी जंतु का सिकम बड़ा होता है। किसके तुलना में? शाकाहारी जंतु के सिकम के तुलना में। यह एक अवशेषी अंग है। यह एक अवशेषी अंग है। कौन अवशेषी अंग है? सिकम कह रहा है यह एक अवशेषी अंग है, यानी वेस्टिजियम ऑर्गेन है। सिकम में ही छोटी आंत से अपचे हुए भोजन पहली बार पहुंचता है। यानी जब छोटी आंत से पच करके बड़ी आंत में आता है तो बड़ी आंत के सबसे बड़ी आंत और छोटी आंत का जहाँ जुड़ता है तो वहाँ पहले जो पहुँचता है छोटी आंत से बड़ी आंत में जो पहुँचता है तो सबसे प्रथम का सिक्कम में ही पहुँचता है। सिक्कम में ही पहुँचता है। तो छोटी आंत से अपचे हुए भोजन पहली बार कहाँ पहुँचता है? तो सिक्कम में ही पहुँचता है। इसी सिक्कम में अपेंडिक्स लगा रहता है और यह एक अवशेषी अंग है। इसी सिक्कम में अपेंडिक्स लगा रहता है। कहाँ अपेंडिक्स कहाँ लगा रहता है? तो सिक्कम में लगा रहता है। बड़ी आंत के सिक्कम में लगा रहता है, अपेंडिक्स लगा रहता है, जो एक अवशेषी अंग है, जो हमारे शरीर का एक अवशेषी यानी वेस्टिजियम ऑर्गेन है के रूप में काम करता है। इसके बाद दूसरा भाग हो गया बड़ी आंत के, दूसरा भाग कौन हो गया? कोलोन हो गया। कोलोन यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोलोन जो है बिचला वाला भाग, बड़ी आंत का बिचला वाला भाग जिसको हम कोलोन कहते हैं, यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां अपचे हुए भोजन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी वही काम होता है। यहाँ पर जो बड़ी आंत के बारे में बताया गया कि यहाँ पर क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे मुख्य लक्षण इसी में पाया जाता है, कोलोन में ही। यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के आधार पर बड़ी आंत को कहा जाता है क्या? यह अपचे हुए भोजन से द्रव को, पानी को अवशोषित करता है। तो जो कोलोन जो है, कोलोन यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां अपचे हुए भोजन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसमें कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाया जाता है। सहजीवी जीवाणु के मतलब साथ साथ जीने वाला, आदमी के साथ साथ जी रहा है, मतलब नुकसान उससे कुछ नहीं होता है मनुष्य को। वह बड़ी आंत में रहता है लेकिन उसे वहीं पर अपना पालन पोषण करता है, साथ में जीता है, लेकिन मनुष्य के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी को सहजीवी जीवाणु कहते हैं। वह इसी में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है कोलोन में, जो क्या करता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K के निर्माण में भी मदद करता है, जो
बड़ी आंत के कोलोन में जो सहजीवी जीवाणु पाया जाता है वह विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K के निर्माण में भी मदद करता है। इसके बाद तीसरा भाग होता है रेक्टम। रेक्टम मतलब जहाँ मल जमा होता है, पचने के बाद लास्ट में जब अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, अब पचे हुए भोजन का सबसे अंतिम अवस्था जो मल के रूप में, लैट्रिन के रूप में बाहर निकाला जाता है, तो वह लैट्रिन जहाँ जमा होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं। तो क्या है, इसमें अपचे भोज्य पदार्थ अर्धठोस यानी मल के रूप में जमा रहता है। यहीं पर मल जमा होता है। हमारे शरीर का कुछ अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग मतलब, लेकिन अवशेषीय अंग कुछ न कुछ शरीर का जरूर काम रहता है, कहता है अवशेषीय अंग, लेकिन कुछ न कुछ जरूर काम रहता होगा। लोग के जानकारी नहीं रहने के चलते उसको अवशेषीय अंग कहता है। लेकिन जैसे अवशेषीय अंग है अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स कहाँ लगल था, सिक्कम में लगल था, सिक्कम में लगा हुआ था अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स भी अवशेषीय अंग में गिनती होता है। पिन्ना, कान का पिन्ना जो होता है, कान का जो बाहरी भाग होता है, इसको भी अवशेषीय अंग कहा गया है, में गिनती किया गया है। इसके हेयर, बाल, केस को भी अवशेषीय अंग कहा गया है। नेल को भी, नेल माने नाखून को भी अवशेषीय अंग में रखा जाता है। लास्ट मोलर क्या होता है, दांत, चौ जो होता है, अंतिम चौ, सबसे बड़का दांत का सबसे अंतिम जो चौ होता है, 4 गो होता है, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर, तो उसको भी अवशेषीय अंग में गिनती किया जाता है। केनाइन टीथ मतलब हमारे दांत के जो मतलब नुकीला दांत होता है, 4 ठो नुकीला दांत होता है, उसको भी अवशेषीय अंग में गिनती किया जाता है, रखा जाता है। तो यह हो गया बड़ी आंत के बारे में। इसको फिर से एक बार देखते हैं। अग्नाशय या पैंक्रियाज क्या है? यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जो एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है। अर्थात अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या ट्रिप्सिन, स्टेप्सिन और एमिलोप्सिन नामक पाचक एंजाइम निकालता है, जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को पचाने में का काम करता है। यह ट्रिप्सिन, स्टेप्सिन और एमिलोप्सिन जो है, इसको यहाँ देख लेते हैं। क्या है ट्रिप्सिन एंजाइम? यह पॉलीपेप्टाइड होता है जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। एमिलोप्सिन एंजाइम जो है, यह भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में एवं माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद स्टेप्सिन एंजाइम है, यह पैसिकृत वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद है अग्नाशय में, फिर क्या है, अग्नाशय में एक लैंगरहैंस द्वीपिका। अग्नाशय जो है लैंगरहैंस द्वीपिका या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है, जिसकी 3 प्रकार की कोशिका होती है। यह अल्फा कोशिका जिसको अल्फा सेल कहते हैं, बीटा सेल जिसे बीटा कोशिका, डेल्टा सेल जिसको डेल्टा कोशिका कहा जाता है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रवण करता है। जैसे अल्फा सेल से क्या ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव के विरुद्ध काम करता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी कमी से ग्लूकोज का उपापचय या मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम लोगों में डायबिटीज मिलेटस नामक रोग हो जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस रोग पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वेसोप्रिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज मिलेटस होता है। और वेसोप्रिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेसन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन के स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की दर को बढ़ाता है। इसके बाद इस 3 को देख लिए थे, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमिलोप्सिन एंजाइम और स्टेप्सिन एंजाइम। इसके बाद बड़ी आंत में है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यह अपचे हुए भोजन, यहाँ जो है बड़ी आंत में, यहाँ अपचे हुए भोजन द्रव अवस्था में पहुँचता है। यह इस अपचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित करके और शुष्क अवस्था में बदल देता है, और अंत में रेक्टम यानी जिसको मलाशय कहते हैं में जमा होते जाता है, जिससे
जीव जंतु मल त्याग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देता है। इसकी कुल लंबाई कितना होता है? बड़ी आंत की कुल लंबाई 5 फीट होता है। इसमें 3 भाग होता है। बड़ी आंत के 3 भाग में पहला सिक्कम होता है, दूसरा कोलोन होता है, तीसरा रेक्टम होता है। सिक्कम क्या है? तो सिक्कम यह बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग सिक्कम होता है, जो शाकाहारी जंतु की तुलना मांसाहारी जंतु में अधिक बड़ा होता है। सिक्कम में ही अवशेषी अंग लगा रहता है, जिसे वेस्टिजियम ऑर्गन कहते हैं। सिक्कम में ही क्या छोटी आंत से अपचय भोजन पहली बार पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो सिक्कम में पहुंचता है, जो बड़ी आंत का भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग। और इसी सिक्कम में अपेंडिक्स लगा रहता है। सिक्कम में ही अपेंडिक्स लगा रहता है, जो हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग या वेस्टिजियम ऑर्गन के रूप में काम करता है। बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है कोलोन होता है। यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां अपचय भोजन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है, इसमें कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाया जाता है, जो विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K के निर्माण में मदद करता है। तीसरा भाग होता है बड़ी आंत का तीसरा भाग रेक्टम होता है। इसमें अपचय भोज्य पदार्थ और शुष्क रूप में यानी मल के रूप में जमा होता है। और कुछ अवशेषी अंग हमारे शरीर का कुछ अवशेषी अंग है, जैसे अपेंडिक्स होता है, पिन्ना जैसे कर्ण पल्लव जिसको कहते हैं, हेयर, बाल, नेल मतलब नाखून, लास्ट मोलर मतलब अंतिम चौ जो होता है सो, केनाइन टीथ मतलब नोकीला दांत जो होता है से, इसको क्या अवशेषी अंग में गिनती किया जाता है। तो ये अग्नाशय और बड़ी आंत से संबंधित जितना तथ्य था पाचन तंत्र के अंतर्गत, वो लगभग इसमें पूरा रखा हुआ है। फिर इससे आगे छोटी आंत के बारे में देखना है, जो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे छोटी आंत के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।